एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग सक्सेसफुली बहुत तगड़े से एलिमिनेशन कंप्लीट करने के बाद देखिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, एडिशन रिएक्शन की। तो देखो बेटा, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा डिटेल में कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ कंप्लीट किया पूरा अच्छी तरीके से। फिर हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन डिटेल्ड कवर किया, सब कुछ सारी चीज़ें जो जो हो सकती थी सब कुछ वहाँ पर हमने कवर किया। देन अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एडिशन रिएक्शन की। इसको भी बहुत डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, बहुत गर्दा तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब 0 टू सुपर हीरो लेवल तक, फ्रॉम वेरी बेसिक टू वेरी एडवांस लेवल। इसलिए पेन पेपर लेके बैठो और एकदम बिंदास तरीके से मस्त लेक्चर देखते चले जाओ। इसके भी ज़बरदस्त लेक्चर्स आएंगे, है ना, और आपको यहाँ पर भी मस्त तरीके से इंजॉय करना है। तो आगे बढ़े, उसके पहले हम लोग चलो जेडीजी सेक्शन की बात करते हैं बेटे, है ना। जेडीजी सेक्शन देखते हैं क्या क्या हमें इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। और देखिए बेटा, हम लोग यहां पर जो बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं, गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए क्या चीज़ें, रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन रिएक्शन, मतलब हम लोग बात करेंगे। अब एडिशन रिएक्शन आपका स्टार्ट हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये हमने एसएन में भी बात की थी, ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में भी बात की, और ये हम एडिशन रिएक्शन में भी बात करेंगे। मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स की बात करेंगे, ये हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में भी बात की थी, ये हमने एलिमिनेशन में भी बात की थी, और ये हम एडिशन रिएक्शन में भी बात करेंगे बेटे। देन अब यहाँ से आपका प्योरली आपका एडिशन रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन एंड रीजन फॉर रिएक्शन टू अकर। रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शंस का क्या क्लासिफिकेशन है। फिर एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हैं इसमें। कार्बोकैटायन एंड इट्स फॉर्मेशन की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करेंगे। हालांकि ये चीज़ बहुत डिटेल में लोगों ने जीओसी में कवर कर रखी है, बट स्टिल यहाँ पर थोड़ी सी बात हमें करनी होगी। क्यों, क्योंकि ये बात हम लोगों ने, यही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात बेटे हम लोगों ने एसएन में भी की, हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन में भी की, और हम एडिशन रिएक्शन में भी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा इन तीनों रिएक्शंस, तीनों मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन की बात, कार्बोकैटायन रिएक्शन बेट आ रहा था बहुत जगह पर, तो हमें उसको और थोड़ा सा समझना होगा। देन हम बात करेंगे कहाँ कहाँ से कार्बोकैटायन बन सकता है, सो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। देन टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे बेटे। देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे, एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं इस सेशन में, इस लेक्चर में। तो डिटेल से देखें और एकदम माइंड को एकदम कूल करें और जबरदस्त तरीके से लग जाए और पूरा लेक्चर को इंजॉय करें। तो चलिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। अब इस टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये हम लोग बात कर चुके हैं बेटा। सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कवर्ड है, एलिमिनेशन ऑलरेडी कवर्ड है, रीअरेंजमेंट हम लोग कर चुके हैं। अब बात है ना, अब बात आती है यहाँ पर एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो देखिए पाई बॉन्ड टूटेगा बेटा यहाँ पर, है ना, और एक देखो ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा। एडिशन हो गया, मतलब एक बॉन्ड टूटा और ये ब्रोमीन जो Br2 था, Br ये देखो दोनों यहाँ पर ऐड हो गए। सो दिस इज एडिशन रिएक्शन, और डिटेल में जानेंगे इसको, है ना। और फाइनली हम लोग लास्ट में फिर बात करेंगे ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शंस की। ओके बेटे, तो ये बात भी हम लोगों ने एडिशन में भी बात की, एलिमिनेशन में भी बात की, और यहाँ पर हम एडिशन में भी बात कर रहे हैं, है ना। तो बार बार ये सारी चीज़ें मैं आपको याद दिलाता जा रहा हूँ कि देखो कैसे क्या क्या है, सो दैट कि आप चीज़ों में बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट हो पाए। मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स की बात करें, ये हमने कहा एसएन में भी बात की, ये हमने एलिमिनेशन में भी बात की, ये हम एडिशन में भी बात करने जा रहे हैं। देखो बेटा कितना जबरदस्त पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके कवर करने के बाद अब देखना कि आपका ऑर्गेनिक का, है ना, कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा और गर्दा एकदम खतरनाक वाला होने वाला है, एकदम मस्त जबरदस्त वाला जेब बात वाला कॉन्सेप्ट होने वाला है। अब मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स में बेटा देखो, सब्स्टिट्यूशन हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, एलिमिनेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अच्छा, रेडिकल वाली बात जब आती है बेटे, ये तीनों पार्ट, ये तीनों के तीनों हम ये एडिशन रिएक्शन में ही कवर करेंगे। जो जो चीज़ें रेडिकल की आएंगी ये तीनों पार्ट हम लोग यहीं पर एडिशन रिएक्शन में ही कवर करेंगे। बाकी सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ये वाला पार्ट खत्म कर लिया है। एरोमेटिक का अलग से आएगा बेटे, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक वाला पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसके जस्ट बाद हम जैसे कि अभी एडिशन रिएक्शन करा रहा हूँ, यहीं पर हम आपको ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बताएंगे आगे, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी के बाद हम जस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, जहाँ पर ये बात होने वाली है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये पूरा का पूरा आपका एडिशन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन की बात तो हो गई। यहाँ पर देखो क्या, एलिमिनेशन में हम लोग ये वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, ये वाला पार्ट कवर कर चुके हैं, और ये आपको हम एडिशन रिएक्शन में बताएंगे। अब बात आती है एडिशन की। तो एडिशन में देखो क्या बेटा, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, एंड अल्कीन प्लस HBr। तो अभी हम जो एडिशन रिएक्शन में कवर करने वाले हैं पार्ट बेटे, ये वाला पार्ट पहले कवर करेंगे, फिर ये कवर करेंगे, फिर ये कवर करेंगे, और इस तरह से हम कंप्लीट मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स जो भी यहाँ पर लिखा, हर एक चीज चुन चुन के सब कुछ निपटा देंगे, सब कुछ निपटा देंगे पूरा डिटेल्ड, राइट बेटे। चलिए, तो अब बात करते हैं आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन एंड रीजन फॉर रिएक्शन टू अकर। क्या क्लासिफिकेशन है? तो क्लासिफिकेशन तो बेटे आपको पता है,
क्या पता है कि भैया एडिशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन भी होगा, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। बट चूंकि हम लोग बेसिकली इन चारों की बात करते हैं बहुत ज़्यादा मेजर 99.99%, इसलिए हमने ये चार यहाँ पर लिखे। अच्छा, व्हाई रिएक्शन अकर्स, अब रिएक्शन क्यों होता है बेटा, एक चीज़ ये बताओ। रिएक्शन तो बेसिकली बेटा क्या, रिएक्शन होने का मेन जो कॉज होता है, मेन जो रीजन होता है वो तो स्टेबिलिटी होता है। और ये लो बेटा हर जगह हम लोग इसको लगाते हैं स्टेबिलिटी। भाई कोई भी काम होता है किस लिए होता है, स्टेबिलिटी की वजह से होता है। अब सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है, वो न्यूट्रल है, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो बेटा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल है, तो आपको पता है कि न्यूट्रल जो होता है बेटा स्टेबल होता है, और ऑक्टेट भी कंप्लीट है तब भी स्टेबल है। तो कोई मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है तो बेटा फिर देन व्हाई, है ना, दिस मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग, ये मॉलिक्यूल फिर क्यों रिएक्ट करेगा। जैसे कि आपको, जैसे हमने आरसीएल ले लिया, ये है ना आरसीएल ले लिया बेटे, अब हमने यहाँ पर OH माइनस डाला तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा कि नहीं, ROH हो जाएगा। बट तो अब बेटा बताओ, ये न्यूट्रल है और इसमें सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये रिएक्ट किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। क्या रीजन है इसके पास कि भैया वो ऑलरेडी स्टेबल है, न्यूट्रल भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, देन उस क्यों रिएक्ट करेगा, व्हाई दिस मॉलिक्यूल रिएक्टिंग, रीजन इज। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सो मेनी रीजंस आर फॉर द रिएक्शन टू अकर। पहला तो चीज ये कि मान लो ये जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल ए है बेटा, ये स्टेबल है नो डाउट। मान लो ये रिएक्शन करने के बाद ये बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो बी बन जा रहा है, बी मोर स्टेबल देन ए, मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल स्टेबल था और उसने क्या किया, रिएक्शन किया और एक पार्टिकल बनाया जो कि उससे ज्यादा स्टेबल है। तो बेटा ये रिएक्शन तो हो सकती है। तो स्टेबल से स्टेबल गया और ज्यादा स्टेबल गया, तो बेटा ये पाथ वे फॉलो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मतलब हम स्टेबल हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन होगी। सो दिस इज द रीजन। एक ये रीजन ये हो सकता है कि भाई स्टेबल होने के बाद भी वो रिएक्शन होता है। क्यों होता है बेटे, क्यों, क्योंकि ज्यादा स्टेबल हमें मॉलिक्यूल मिल जा रहा है, हम स्टेबल हैं, हम और भी अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, मतलब हम रिएक्शन को कराएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल बी है बेटे। दूसरा रीजन देखो क्या है, ये आपका जो है स्टेबल है और ये आपका अनस्टेबल है। अब देखो बेटे ये देखो लॉ है ना, ये दुनिया का भी यही नियम है। क्या नियम है कि जनरली जो अनस्टेबल लोग होते हैं वो स्टेबल से चिपकना चाहते हैं। जनरली ऐसा सब लोग नहीं करते हैं, बट जनरली ऐसा होता है। मतलब कोई रिच पर्सन है और एक थोड़ा सा जिसके पास थोड़ा सा दिक्कत है, तो क्या करेगा, वो रिच पर्सन से मिलना चाहेगा, उससे चिपकना चाहेगा, उसके पास जाना चाहेगा, सो दैट कि उसके पास भी कुछ मनी आ जाए, है ना। इसके पास जाने से हो सकता है कि यहाँ से इस बी को इस ए से कुछ आइडिया मिल जाए, ये भी कुछ ऐसा करे सो दैट कि ये भी अपनी लाइफ को अच्छा कर पाए, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा पाए। तो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो बेटा अनस्टेबल मॉलिक्यूल, तो देखो इस स्टेबल के पास जाएगा तो हो सकता है इनके बीच में कोई ऐसी बॉन्डिंग हो जाए, बॉन्डिंग होने के बाद ये जो अनस्टेबल है ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा ले। तो बेटा एक रीजन ये भी हो सकता है कि स्टेबल था फिर भी इसके साथ इसने बॉन्डिंग की। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जो, है ना, जो कि उन लोगों का भी हेल्प करते हैं बेटे, है ना, जो लोग जिनको रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर हम बहुत अच्छा एग्जांपल दें, हमारे रिस्पेक्टेड रतन टाटा जी का, रतन टाटा जी, आपको पता ना बेटा, है ना, इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कितने स्टेबल हैं और कितने ही काइंड पर्सन हैं और कितने सक्सेसफुल पर्सन हैं, फिर भी ये बेटा अनस्टेबल लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। मैक्सिमम अपने रेवेन्यू का मैक्सिमम पार्ट बेटा ये अनस्टेबल लोगों को ही डोनेट करते हैं, सो दैट कि कंट्री आगे बढ़े, लोग आगे बढ़ें। तो बेटा बताओ, ये स्टेबल हैं फिर भी इन्होंने अनस्टेबल के साथ बॉन्डिंग की, क्योंकि, है ना। तो आप बोल सकते थे कि सर ये तो स्टेबल है, फिर ये क्यों रिएक्ट करेंगे, मतलब स्टेबल मॉलिक्यूल ये क्यों रिएक्ट करेगा। बट बेटा ये स्टेबल है फिर भी देखो इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, अनस्टेबल के साथ अपने मैक्सिमम पार्ट ये डोनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो अनस्टेबल लोग हैं इनको भी स्टेबिलिटी ये दे रहे हैं एक्चुअली में। तो मेरे कहने का मतलब बात समझ गए हो कि देखो क्या है, वन पार्टिकल इज स्टेबल बट न्यू मोर स्टेबल पार्टिकल कैन बी फॉर्म। एक पार्टिकल स्टेबल था बट रिएक्शन हुआ तो और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ गई। एक रीजन तो ये हो सकता है, वन पार्टिकल इज स्टेबल but another is unstable. That unstable particle make bonding with stable particle and increase their stability, बिकॉज, है ना, एवरी मॉलिक्यूल वांट्स टू बी स्टेबल, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल अपने आप को क्या करना चाहता है बेटे, स्टेबल होना चाहता है। तो ये रीजन हो सकते हैं बहुत सारे, वैसे तो बहुत सारे रीजन है, बट मैंने ये दो रीजन आपके सामने रखने की कोशिश की है बेटे, है ना, सो दैट कि आप समझ जाओ कि मॉलिक्यूल स्टेबल होने के बाद भी रिएक्ट क्यों करता है, या फिर कोई एक स्टेबल है और दूसरा कोई अनस्टेबल है तब भी स्टेबल पार्टिकल रिएक्ट कर गया, सो दैट कि ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके और कुछ रिएक्शन आगे बढ़ सके, है ना। तो देखो लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की बेटा, है ना। दैट्स व्हाई दीज रिएक्शंस अकर्स। सो हाई रिएक्शन अकर्स, इसका रीजन मिल गया बेटे कि नहीं मिल गया आपको। चलिए, अब चूंकि स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो थोड़ा सा पानी पी लिया जाए।
गट 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 गट, और जिब बात जरूर करते ना, है ना, जिब बात। अरे वो बेटा जी, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। अब रिएक्शंस की बात करें तो कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, है ना, नेचर ऑफ रिएक्शन लाइक एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस हो सकता है रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, एंड रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी जो कार्बोकैटायन बनाती हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जो कार्बोनाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाती है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल बनाते हैं। सो दो तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलिए अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की, जरा समझिएगा तगड़े से। एडिशन रिएक्शन को समझेंगे, इसका मैकेनिज्म समझेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे, है ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मार्कोनिकोज रूल वगैरह क्या होता है वो सब समझने की कोशिश करेंगे बेटे। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस की बात करें जा रहे हैं, मतलब वही क्या, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट, ऑर्गेनिक रिडॉक्स, उसके बेसिस पे बात करेंगे। एक चीज और समझो, ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो सब के सब क्या होते हैं? सो ऑल एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। एडिशन रिएक्शन कौन कौन देता है ये यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सो ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड लाइक बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, रीजन बताएंगे हम आपको आगे। या फिर कह सकते हो ऑल एलिफैटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन देते हैं। ओके, अब जरा यहां पर बात को समझते हैं क्या बेटा। देखो, ये आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है और ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। अभी जैसे कि मैंने बताया कि देखो बेटा ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, यहां पर भी आप देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा? समझो जरा इस रीजन को। होगा क्या बेटा, यहां पर देखो एक सिग्मा एक पाई है, इसके पास यहां एक सिग्मा है, तो देखो यहां पर क्या होगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा बेटा, इसका एक सिग्मा टूटेगा, और एक देखो ए अटैक हुआ और एक जगह बी, पूरा मैकेनिज्म समझेंगे। और देखो यहां पर ये बन गया। बोलोगे सर अब ये भी न्यूट्रल है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बट आप देखोगे कि ये ज्यादा स्टेबल बन गया। कैसे? जरा देखिए, समझाता हूं मैं आपको कैसे, गौर फरमाइएगा जनाब। कैसे? क्या बेटा, यहां पर 1 पाई टूट रहा है और इसका 1 सिग्मा टूट रहा है, प्लस 1 सिग्मा। इधर देखो बेटा, क्या यहां ब्रेक हो रहे हैं दोनों। बेटा देखो यहां पर ये 1 सिग्मा बना, देखो यहां पर ये 1 सिग्मा बना, यानी यहां पर 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, यहां पर क्या हो रहा है, 1 सिग्मा प्लस 1 सिग्मा, यानी 2 सिग्मा बन रहे हैं। यहां पर एक पाई और एक सिग्मा टूट रहा है, यानी एक लेस स्टेबल बॉन्ड एक मोर स्टेबल बॉन्ड टूट रहा है, और यहां पर 2 मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहे हैं। तो बेटा बताओ, तो जब मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब बेटा क्या कि ये लेस स्टेबल से हम कहाँ जा रहे हैं, मोर स्टेबल की तरफ जा रहे हैं बेटे। तो बताओ बेटा इसके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बोलो बेटे, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन अकर्स, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज फिजिबल। और देखो बेटा यहाँ पर एक लेस स्टेबल एक मोर स्टेबल टूटा, यहाँ पर 2 मोर स्टेबल बन गए, तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटे? 2 मोर स्टेबल बन गए। अब चूंकि जब आप लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाते हो तो रिएक्शन हमेशा कैसे होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और उसके रिएक्शन डेलिश हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है बेटे। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो हमने क्या बताया, ये समझने की कोशिश करें। पाई बॉन्ड लेस स्टेबल इज ब्रेकिंग। अगर हम सीधे सिंपल एक सिग्मा, जस्ट समझने के लिए, एक सिग्मा को अगर हम कॉमन को हटा दें जस्ट समझने के लिए, तो देखो 1 लेस स्टेबल पाई बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड 1 मोर स्टेबल सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग। बात समझ रहे हो? जस्ट समझने के लिए। सो पाई बॉन्ड लेस स्टेबल बॉन्ड इज ब्रेकिंग इन रिएक्टेंट एंड सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग इन प्रोडक्ट इन एडिशन रिएक्शन। सिंस मोर स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्मिंग इन प्रोडक्ट, चूंकि मोर स्टेबल बन रहा है बेटे, तो ऐसे केस में रिएक्शन जो होता है हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं। चलिए, तो इतना पता चल गया कि एडिशन रिएक्शन कैसी होगी, आपका सॉरी एक्सोथर्मिक होगी। कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी, उसका डेलेच निगेटिव होगा, यानी एडिशन रिएक्शन के लिए जो डेलेच होगा दैट विल बी लेस देन 0, दैट विल बी निगेटिव। सिमिलरली यहां पर भी देखो एक पाई टूटेगा एक सिग्मा टूटेगा। बात समझ रहे बेटे? और देखो यहां पर आपके 2 सिग्मा बन जाएंगे। सिमिलरली देखो यहां पर एक पाई टूटेगा एक सिग्मा टूटेगा, और देखो यहां पर 2 सिग्मा बन जाएंगे। कहानी एकदम क्लियर है बेटे? क्या कहानी एकदम क्लियर है क्या? तो डेल्टा एच निगेटिव आ गया। अब चेंज इन एंट्रोपी भी निगेटिव आएगा। कैसे निगेटिव आएगा? जरा गौर फरमाइएगा जनाब, अभी यहाँ पे समझाते हैं। देखो हर चीज को समझे आप, कहीं से भी अगर आप ध्यान दें, गौर फरमाए बेटे, तो यहाँ पर देखो एक और एक रिएक्टेंट में 2 पार्टिकल हैं। क्या 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है? तो रेंडमनेस कम हुआ कि नहीं कम हुआ? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर हम इसको इनिशियल एंट्रोपी बोले, इसको फाइनल एंट्रोपी बोले, तो बेटा डेल्टा एस क्या होगा आपका? SF माइनस SI। जो SF है फाइनल एंट्रोपी, उसका एक ही मॉलिक्यूल, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है बेटे। सो SF एंट्रोपी ऑफ फाइनल एंट्रोपी इज लेस देन इनिशियल एंट्रोपी। फाइनली रैंडमनेस कम है, इनिशियली रैंडमनेस ज़्यादा था, सो फाइनल एंट्रोपी कम है, तो ये डेल्स कैसा आ जाएगा बेटा? आपका निगेटिव आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? निगेटिव। सब जगह देखो 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर 1 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, फाइनल एंट्रोपी कम हो रहा है। देखो 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बन रहा है,
सो इसलिए इसका डेल एस भी कैसा होगा बेटे, निगेटिव होगा। इसका डेल एस भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीजेज इन प्रोडक्ट साइड, 2 molecules of reactant combine to give 1 molecule of product, so entropy decreases. अब जरा डेल जी के बारे में समझ लेते हैं कि प्रोसेस, तो आपको पता है प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। अब इसको समझते हैं कि भाई नेगेटिव होने के लिए टेम्परेचर का क्या कंडीशन आएगा। सो हमें पता है कि डेल्टा जी को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है बेटे, यस बिल्कुल होता है। आपको पता है कि ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है बेटे, तो डेल एच का कैसा होगा, निगेटिव होगा, और डेल एस भी निगेटिव है। सो लेट डेल एच इज माइनस एक्स, डेल एस इज माइनस वाई, डाल दिया यहाँ पे, देखो ये, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये। अब बताओ बेटा, फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस दिस होल टर्म शुड बी नेगेटिव, दिस डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है बेटे, जब ये वैल्यू कम हो, पॉजिटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो, तभी तो नेगेटिव। और ये कम कब हो सकता है, जब टी कम हो। टी जितना कम होगा ये वैल्यू उतनी कम होगी, और पॉजिटिव वैल्यू कम होगा तो नेट जो आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लो टेम्परेचर, सो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव टेम्परेचर शुड बी लो। सो लो टेम्परेचर फेवर्स एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन रिएक्शन जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन में आप याद करो बेटे, हाई टेम्परेचर फेवर्स रिएक्शन को फेवर कर रहा था, और एडिशन रिएक्शन में लो टेम्परेचर फेवर करेगा। बेटे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स भी आप समझते जाएं, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, वो एक एक करके चुन चुन के बाद आप समझते चले जाएं। तो आई होप बेटा यहाँ तक आपने बहुत तगड़े से बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरह से अब जो एडिशन रिएक्शन की बात करें उसका जनरल जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक पाई और एक सिग्मा टूट रहा था, 2 सिग्मा बन रहे थे, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था। तो एक लेस स्टेबल और एक मोस्ट स्टेबल टूट रहा था, और 2 मोस्ट स्टेबल सिग्मा बन रहे थे। तो बेटा मोस्ट स्टेबल, लेस स्टेबल से आप मोस्ट स्टेबल जा रहे हो, लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल जब जाते हो तो ऑलवेज एनर्जी इज रिलीज्ड, डेल्टा एच निगेटिव होगा, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर 1 मॉलिक्यूल बना रहा था, तो रेंडमनेस कम हो रहा था, फाइनल एंट्रोपी कम हो रहा था, इसलिए डेल्टा एस निगेटिव होगा, डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। सो फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस दिस टी शुड बी लो, सो लो टेम्परेचर फेवर्स एडिशन रिएक्शन। बताओ बेटे, जनरल कहानी यहाँ तक क्लियर? तो ये थर्मोडायनेमिक्स भी आपको क्लियर हो गया। तो देखो ये सारी चीज़ देखो बेटा, हम लोग हमेशा बात करते हैं बेटा कहाँ से, जीरो टू सुपर हीरो की ही बात करते हैं हमेशा, एक एक चीज़ चुन चुन के हम लोग बात को समझते हैं, कोई भी पॉइंट हम लोग मिस नहीं करेंगे, सब कुछ जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन आपने देख लिया तो आप समझ गए होगे कि हम लोग कितना गर्दा कॉन्सेप्ट और कितने हायर लेवल तक जाते हैं, एडवांस से भी एडवांस लेवल तक जाते हैं, ओलंपियाड से भी ऊपर लेवल तक की हम लोग बात करते हैं। बट शुरू कहाँ से करते हैं, जीरो से। इसलिए अपना टैगलाइन भी क्या है, जीरो टू सुपर हीरो, जीरो टू सुपर हीरो एकदम। तो हर चीज़ को कवर करना है मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। ओके बेटा, अब आगे कुछ और डिटेल चीज़ें, बढ़िया चीज़ें, मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें देखते हैं बेटे। तो बात करते हैं कार्ब कैटायन इट्स फॉर्मेशन। जैसे कि आपको बताया बेटे, कार्ब कैटायन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटे। क्यों? क्योंकि इसका रीजन मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन में, एलिमिनेशन में, इवन एडिशन में आप देख रहे हो, और आगे भी बहुत सारे रिएक्शंस में आपको कार्ब कैटायन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैक्सिमम रिएक्शन है बेटा वो कार्ब कैटायन कवर्ड ही होती हैं, है ना। बाकी के और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि हम आपको दिखाएं, है ना, जैसे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बेटे अगर हम बात करें, है ना, दोज पार्टिकल्स फॉर्म्स ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी तक आपने एलिमिनेशन भी देखा, सब्स्टिट्यूशन भी देखा बेटे। तो जैसे कार्ब कैटायन बन रहा था, उसका फिर डिस्ट्रॉय भी हो जा रहा था और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल जा रहा था। सो दोज पार्टिकल्स, है ना, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन जब होती है, रिएक्शन के दौरान बनते हैं, और फिर रिएक्शन खत्म होने से पहले ही वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फाइनली स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, इंटरमीडिएट्स क्या हो सकते हैं? कार्ब कैटायन हो सकते हैं, कार्बोनाइन हो सकते हैं, फिर रेडिकल्स हो सकते हैं, कार्बीन्स हो सकते हैं, नाइट्रीन्स हो सकते हैं, बेंजाइन्स हो सकते हैं। और पता है बेटा, एक चीज़ बताऊँ आपको, ये सारे के सारे हम बहुत डिटेल में खत्म करेंगे, सब कुछ, कार्बिन भी, नाइट्रीन भी, बेंजाइन भी, फ्री रेडिकल भी, सब कुछ, कार्बोनाइन भी, सब कुछ बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, बहुत तगड़े से कवर करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, राइट। तो अब देखो कि यहाँ पर हम लोग अभी जो यहाँ पर इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं, कार्ब कैटायन की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? कार्ब कैटायन की बात करने जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें भी, और देखो इतने सारे इंटरमीडिएट्स आपके सामने हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम पोर्शन जो कवर होता है बेटा, किससे कवर होता है? कार्ब कैटायन से कवर होता है। बट स्टिल इनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो सब भी हम लोग डील करेंगे। इसलिए आप ये मत टेंशन लें कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रोल सबसे ज़्यादा कार्ब कैटायन का, कम या ज़्यादा बात नहीं है। बात यह है कि जो भी है इन सब का भी अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है, इनकी अपना भी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। ओके, थोड़ा सा कार्ब कैटायन के बारे में जानते हैं बेटे। पहले कार्ब कैटायन की बात अगर हम करें तो बेटा, कार्ब कैटायन की बात अगर हम लोग करें, है ना, तो मीन्स कार्बन पे प्लस चार्ज बेटे। अगर इसको कंप्लीट वैलेंसी के साथ बनाएं तो देखिए कुछ इस तरह का कार्ब कैटायन होगा आपका। देखिए प्लस चार्ज यहाँ पे, आपको पता है कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है बेटे।
तो एक तो बॉन्ड टूट गया है ना, तभी तो प्लस चार्ज आया। तो अब इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा वो कितना, 3 बचा, 1 2 और 3। और अब देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इसके पास है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। क्या इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के पास। कार्बन की अगर हम सिंपल कार्बन की बात करें बेटे, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। और ये ऐसे टूट गया है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेके तो यहाँ पर ये ऐसे कुछ करके प्लस में कन्वर्ट हो गया है और ये बॉन्ड टूट के अलग हो गया है, राइट। तो अब यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और इसके पास बेटा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसके पास 0 लोन पेयर है, 0 लोन पेयर है। उसके बाद इसके अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 है। अच्छा बेटा sp2 कैसे आया, थोड़ा इस बात को समझें, sp2 कैसे आया। तो हमने क्या किया, sp2 का मतलब s हो गया आपका, और p में 3 होते हैं, px py एंड pz। आपको पता है sp2 के लिए 1 s और 2 p चाहिए, तो ये पता है क्या, ये तीनों के तीनों मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, एंड दैट इज sp2, दैट इज sp2। ओके बेटे, और क्या बच गया, प्लस pz बन गया। सो दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपका हाइब्रिड है बेटे, और ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है। बात को समझना है, यहाँ पर एक चीज समझाने जा रहा हूँ, अनहाइब्रिडाइज्ड है। ऑर्बिटल चीज, ऑर्बिटल डायग्राम को भी समझें, अनहाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा बेटे, ये जो sp2 बना किससे बना, px और py से बना। इसका मतलब जो sp2 है ये आपका ट्रायगोनल प्लानर होता है। अब आप मुझे खुद बताओ कि सिर्फ px और py यूज हुआ है, इसका मतलब ये कौन से प्लेन में होगा, xy प्लेन में होगा। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बच गया कौन सा, pz है। ओहो, तो ये xy प्लेन है। इसका मतलब अगर ये xy प्लेन है आपका, अगर ये आपका xy प्लेन है, समझिएगा, ये कौन सा प्लेन है बेटा, आपका xy प्लेन है। क्यों xy प्लेन है, रीजन समझ गए, क्योंकि बेटा यहाँ पर px और py यूज हुआ है, और आपका ये पता है s तो आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पर आप देखो तो जो pz अनहाइब्रिडाइज्ड बचा है बेटा, वो बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरह का, ये आपका pz होगा, जो कि वैकेंट होगा, वैकेंट pz ऑर्बिटल होगा। तो इसके पास जो है वैकेंट pz या वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, समझ रहे हो, वैकेंट p ऑर्बिटल होगा। और ये जो pz है, pz तो बेटा pz z एक्सिस में होगा, और ये xy प्लेन है। तो भाई बताओ, एक आपका xy प्लेन है बेटे, एक आपका क्या xy प्लेन है, xy प्लेन है, ये आपका xy प्लेन है। तो अगर xy प्लेन है तो बेटा z कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो z आपका कुछ इस तरह से होगा, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होगा, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। तो कुछ ये कहानी यहाँ पर आएगी। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो pz इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ना, टू sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसके परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आती है बेटे। इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 0 लोन पेयर होंगे। इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, वैकेंट pz ऑर्बिटल होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये, है ना। और चूंकि sp2 है ये ट्राइगोनल प्लानर होगा बेटे, ट्राइगोनल प्लानर होगा, है ना। अब चूंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो जाएगा। और उसके पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो बेटा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी ये किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। बात समझ में आ रही बेटे सही से, सारी चीज़ें। तो ये कुछ हमने बात की बेटा, और डिटेल में जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं, है ना, वो सब समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। पहला पॉइंट क्या बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, अभी बताया, यस। क्या ट्राइगोनल प्लानर है, यस बिल्कुल बताया। क्या इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, यस बिल्कुल होगा, ये वैकेंट p ऑर्बिटल आप देख रहे हो कुछ इस तरह से। एंड दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये xy प्लेन है आपका, xy प्लेन के ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। xy इसको y कर देते हैं अगर, तो आपका pz हो जाएगा। नहीं, जो मैंने आपको समझाया है, अगर मैं इसको x कर दूँ, xy प्लेन कर दूँ, xy प्लेन कर दूँ, तो ये आपका क्या, ये xy प्लेन हो गया आपका, xy प्लेन समझने के लिए, तो आपका ये pz हो जाएगा। बात समझ रहे हो बेटे, यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा ये चीज़ बता दो, अब इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितने हैं, 0 अभी बताया, है ना। 1 वैकेंट ऑर्बिटल है, देखो pz वैकेंट है कि नहीं, तो 1 वैकेंट ऑर्बिटल है। ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है ना बेटे। अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 करना चाहेगा अपने आपको। चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ये, चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है इसलिए लुईस एसिड का भी काम करेगा। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, आपको पता है। इसमें कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा, नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो डायमैग्नेटिक होगा। अब बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी की, बात करें इसकी स्टेबिलिटी की। तो बात समझो बेटे, कापकेटन के बारे में जीओसी में हम लोग ने बहुत डिटेल में बात की है, बट उसके बाद भी आप देख लो यहाँ पर जरा एक बार एक नजर डाल लें आप यहाँ पे।
अब स्टेबिलिटी की बात करें और इसकी डिस्टेबलाइज कैसे, कौन कौन से इफेक्ट करेंगे और इसको स्टेबलाइज कौन कौन से करेंगे। स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले इसका डांसिंग रेजोनेंस आता है, फिर पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम आता है, पूरा का पूरा जीओसी में हमने कवर किया, आप जरूर देखें पार्ट ऑफ, या एरोमेटिसिटी में जाके जरूर देखें कि पार्ट ऑफ एरोमेटिक सिस्टम क्या होता है, अगर जिसने नहीं देखा है। तो डांसिंग रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कब का टाइम, उसके बाद पार्ट ऑफ एरोमेटिक सेकंड नंबर पे आएगा, देन उसके बाद प्लस एम इफेक्ट आएगा, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट आएगा, फिर प्लस एच आएगा और प्लस आई आएगा। अच्छा, हमने वो एक चीज़ बताया था, लाइक को स्टेबल करता है। तो जैसे आपके टाइम पे प्लस चार्ज है बेटे, तो देखो ये प्लस चार्ज है, तो देखो प्लस यहाँ पर भी है ना, प्लस यहाँ पर भी, प्लस यहाँ पर, तो प्लस वाले इसको स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि क्या करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कमी है, और प्लस वाले बेटे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो ये सभी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कमी पूरी होगी और स्टेबल होगा। तो इसलिए लाइक वाले जो है स्टेबलाइज करते हैं, और अनलाइक वाले जैसे यहाँ पे प्लस है, अगर हम माइनस आई की बात करें, माइनस एच की बात करें, माइनस एम की बात करें, तो बेटे इसको क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। क्यों डिस्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेंगे। तो वैसे भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वैसे भी भूखा था, है ना, अब ये नंगा हो जाएगा, बात समझ रहे हो। तो ये तो एकदम खत्म हो जाएगा अगर आप माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम लगा दोगे, तो डिस्टेबलाइज करेंगे ये सब, है ना। पार्ट ऑफ एंटी एरोमेटिक बहुत अनस्टेबल होता है, दिस इज पार्ट ऑफ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये हमने कार्पेटाइन के बारे में थोड़ी सी बात की। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन की। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्पेटाइन की। देखिए अब जरा देखते जाइए, कार्पेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से पता है, सब कुछ आपको डिटेल में पता है, फटाफट आप देखते चले जाएं। यहाँ पर अगर आप देखिए कार्पेटाइन, यहाँ पर अगर आप देखिए कार्पेटाइन, तो सिंपल आप देख सकते हो, कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं है, कोई अदर इफेक्ट नहीं है, सिंपल यहाँ पे देखो ये 1 डिग्री है बेटा, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बेटे, है ना, प्लस सिंगल डबल ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है बेटे, प्लस सिंगल डबल है, this is not resonance stabilized, but this is plus single double, this is resonance stabilized, so this is more stable, this is more stable। बात समझ में आ रही है बेटे क्या? ऐसे ही करके जरा आप देखते जाएं फटाफट। अब देखो यहाँ पर CH2 प्लस है, यहाँ भी CH2 प्लस है, यहाँ पर OMe लगा है, यहाँ पर OMe लगा है। अब यहाँ पर जो OMe लगा है लोन पेयर है बेटा, तो ये प्लस एम शो करेगा क्योंकि पारा पोजीशन पे, और ये मेटा पे बेटा कोई रेजोनेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका रेजोनेंस इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आएगा, और रेजोनेंस इसका कौन सा था, प्लस एम, तो प्लस एम और आई, और चूंकि यहाँ पर ये OMe लगा है तो यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं आएगा, प्लस एम माइनस एम नहीं आएगा, मेटा पे आपका आई इफेक्ट काम करता है ना, सिर्फ आई इफेक्ट। ऑर्थो एंड पारा पे आपका रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन काम करता है, और बेटा है ना आई इफेक्ट कहीं भी काम करता है। तो यहाँ पर चूंकि रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करेगा तो आई इफेक्ट तो करेगा, आई इफेक्ट यहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी माइनस आई होगा, ठीक है, यहाँ पर भी माइनस आई होगा, फिर बेटा यहाँ पर प्लस एम आ गया, और पता रेजोनेंस डोमिनेट करता है बेटा, प्लस एम इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा, मोर स्टेबल होगा। कहानी समझ में आती है? जरा आगे बढ़े, देखिए जरा सा। अब एक चीज़ और समझाते हैं आपको, क्या कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है बेटे, और अगर वो न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बहुत पहले और बहुत डिटेल में कई बार बता चुका हूँ। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होता है तो पता बहुत, और न्यूट्रल बहुत स्टेबल ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर कोई रिंग है तो रिंग का कॉन्ट्रैक्शन भी बेटे हो सकता है, रिंग का एक्सपेंशन भी हो सकता है, साइज वहां बिल्कुल मैटर नहीं करेगा अगर वो चार्ज से कहां पे जा रहा है, न्यूट्रल में जा रहा है, ठीक है। और अगर बैक बॉन्डिंग का केस आ गया तो और भी बहुत तगड़ी चीज हो जाती है ना। सो इफ एट सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कार्पेटाइन यहां पर है और सेकेंड नंबर ये हो गया, ये 1 ये सेकेंड नंबर, OH NH2 एक्सेट्रा ग्रुप, ऐसे ग्रुप लगे हैं जहां पर BB का केस बन जाए बैक बॉन्डिंग का, देखो ना इसके पास लोन पेयर है कि नहीं बेटे। देन वी डोंट चेक स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, हम रिंग की स्टेबिलिटी चेक नहीं करते हैं, जस्ट कन्वर्जन ऑफ कैटायन टू न्यूट्रल, इस हम कैटायन को न्यूट्रल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। वेदर द रिंग मे बी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड, रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एक्सपैंड भी हो सकता है ना, इस रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, यानी रिंग के साइज पर भी डिपेंड नहीं करेगा, है ना, सीधे सीधे हमको चार्ज से न्यूट्रल में ले जाना है, एनी हाउ किसी भी तरीके से। चलिए अब जैसे ये चीज़ आपको दिखाते हैं, हम आपको ये चीज़ मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ आपको, ये बात आप सब समझ रहे होगे, और इस एग्जांपल से भी हम आपको समझाते हैं। प्लस लोन पेयर आपको पता बेटा एक बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आता है। चलिए तो ये प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना देगा, और देखो जहाँ पर लोन पेयर तो वहाँ प्लस चार्ज, जैसे ही प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा इसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ये NH हो गया, है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको यहाँ पर। अब चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए। अब ये एग्जाम्पल जो आपके सामने है बेटे, देखो क्या है, ये 5 मेंबर का रिंग, उसके बगल में यहाँ प्लस है, ओहो रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस है, तो रिंग का क्या हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। चलिए करते हैं। और दूसरा सेकेंड नंबर पे N लगा हुआ है, तो ये प्लस चार्ज यहाँ आना चाहेगा, तो यहाँ आने के लिए भी इस रिंग को तोड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया, 2 3 को तोड़ो, 1 3 को जोड़ो, याद है ना बेटे। तो जब 1 3 को जोड़ो दोगे यहाँ से, तो बेटा बताओ 5 था, और 5 से जब ये इससे जुड़ जाएगा तो बेटा बताओ क्या 6 मेंबर का रिंग नहीं हो जाएगा, तो तुरंत यहाँ 6 बना दें, बना दिया ऐसे। आप देखिएगा ध्यान से,
गौर फरमाइएगा। नंबरिंग तो यहाँ पर 1 था, देखो ये 1, 1 के जस्ट बाद क्या था 2 था, देखो ये 2, 2 के बाद क्या था 6 था, तो 6, 6 के बाद 5 था, देखो 5, 5 के बाद 4 था 4, 4 के बाद 3 था 3, ये आ गया। अब बेटा बताओ क्या ये प्लस और ये लोन पेयर क्या है, बैक बॉन्डिंग बीबी का केस हो गया भैया, बहुत स्टेबल। अब ये तुरंत अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तुरंत अपने आप को बेटा क्या करना चाहेगा, न्यूट्रल। तो प्लस लोन पेयर एक बॉन्ड बना लेगा, देखिए बना लिया। और जहां पर लोन पेयर था वहां प्लस चार्ज आ गया, जैसे प्लस चार्ज आ गया ऐसे तोड़ेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, एच प्लस निकल जाएगा और ये न्यूट्रलाइज होकर डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, ये आपके सामने है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने रीअरेंजमेंट वगैरह में बहुत डिटेल में बेटे हम लोगों ने की है, ऑलरेडी कर रखी हैं, फिर भी कोई बात नहीं, आप देखते जाएं। अब देखो इन अल्कीन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अल्कीन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किसकी बनती है बेटे, कार्बोकैटायन की बनने की बनती है। कार्बोकैटायन जैसे कार्बन पे प्लस चार्ज, स्टेबिलिटी अभी मरता है, कार्बन में प्लस है तो लाइक लाइक स्टेबल करेगा, तो उसको प्लस वाले स्टेबलाइज करेंगे, माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं वो डिस्टेबलाइज करेंगे। तो प्लस M प्लस H प्लस I स्टेबलाइज करेंगे और माइनस M माइनस H माइनस I डिस्टेबलाइज करेंगे। बात समझ में आती है बेटे? चलिए थोड़ा पानी पिया जाए। गट 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 गट, क्लियर। चलिए और कुछ बातें समझते हैं, बट इन कार्बोनाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज चेक्ड बाय रेजोनेंस एंड आई इफेक्ट। कार्बोनाइन के लिए जनरली हम हाइपर कॉन्जुगेशन यूज नहीं करते हैं बेटा। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज चेक्ड बाय रेजोनेंस एंड आई इफेक्ट, नॉट बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे कार्बोनाइन है, इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी चेक नहीं करेंगे, रीजन बताते हैं। एक्सेप्ट ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर हम कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं यूजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर ये -H देता है, ये भी हम लोग GOC में कर चुके हैं बहुत डिटेल में, बहुत तगड़े में, बहुत स्पेशल केस है, बहुत बढ़िया केस है ये। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखो Cl लगा बेटे, Cl माइनस यहाँ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा और देखो प्लस माइनस से स्टेबलाइज हो जाएगा। सो ओनली हियर वी कैन यूज हाइपर कॉन्जुगेशन और दैट इज -H इफेक्ट, दैट इज -H इफेक्ट, दैट इज -H इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो Cl माइनस निकल रहा है बेटे, so that's why this is -H इफेक्ट। ओके, तो इस केस में हम इस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी हम -H इफेक्ट से चेक कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू -H इफेक्ट, बट जनरली हम हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी चेक करने में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीजन समझते हैं। व्हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इज नॉट चेक्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मान लो बेटा ये है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा, ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये बीटा कार्बन तो बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं ना, तो बीटा हाइड्रोजन हमने निकाला, H प्लस निकाला, यहाँ से माइनस आ गया। अब बेटा बताइए माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा भाई। तो कार्बोनाइन कहाँ, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात अगर आप कर रहे हो, H प्लस यहाँ से निकाल रहे हो बेटे, तो बताइए तो माइनस माइनस आ गया, रिपल कर जाएगा, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा बेटे। दैट्स वाई हम कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन यूज नहीं करते हैं। सो इफ वी रिमूव अल्फा हाइड्रोजन H प्लस वी गेट हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ये यहाँ पर ये चार्ज है तो इसको अल्फा कार्बन, तो इसको अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हो। जैसे हम लोग प्लस में क्या करते थे, ये कार्बन था और ये हाइड्रोजन, तो इसको अल्फा बोलते थे, अल्फा कार्बन, तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी ये इसको हमने H निकाला तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। सो इफ वी रिमूव अल्फा हाइड्रोजन H प्लस वी गेट हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट दिस वन, दैट्स वाई हाइपर कॉन्जुगेशन नॉट यूज्ड इन कार्बोनाइन। तो इसलिए हम कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज नहीं करते। तो बेटा देखो छोटी छोटी चीजें, तगड़ी चीजें सब हम लोग समझते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए, अब थोड़ा स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, कहाँ रीअरेंजमेंट, तो बेटा तो रीअरेंजमेंट हमेशा स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है। तो चेक करो, ये चीज भी हम लोग बहुत डिटेल में बहुत तगड़े से किए हुए हैं बेटे। तो आप सारे लेक्चर सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के आप देख डालें मजे से एकदम। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, आगे कहीं कुछ रेजोनेंस वगैरह कुछ है नहीं, नो रीअरेंजमेंट। ये भी 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, यहाँ नो डाउट 3 डिग्री। बट बेटा यहाँ पर जाएगा जब तो 2 डिग्री से 2 डिग्री तो नहीं बढ़ेगा। अगर उसको कार्बोकैटायन एक 1 to शिफ्ट तभी करता है जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़े, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही बेटे इसकी। चलिए ये भी नहीं होगा। अब इसकी बात करें बेटे अगर हम, है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट कहाँ पे, अब ये ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेबल है, देखो 1 2 3 डिग्री है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अब अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो देखो ये 3 डिग्री और यहां पर भी 3 डिग्री। अब जरा समझिएगा, तो अब ये जैसे कि ये प्लस चार्ज को हम यहां भी ला सकते थे, 3 डिग्री था, ये भी 3 डिग्री, बट लाने से क्या होता है वो भी देख लो। तो जैसे ये प्लस चार्ज यहां पर है, अगर हम इसको यहां से यहां ले जाएं, तो अब यहां पे बेटा क्या है, देखो एक हाइड्रोजन है, देखो एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर 1 2 शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ हाइड्राइड चला जाएगा, चला गया यहाँ पे, प्लस चार्ज यहाँ चला गया। अब चेक कर लो कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो क्या बेटा यहाँ पर अगर इसको बंद करें तो 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी बात करें यहाँ पर तो 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो इसका मतलब अगर ये कापकटायन यहाँ से यहाँ चला जाए तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा यहाँ पर जाने से। तो इसका मतलब इस डी में क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। और अगर इसको हम यहाँ से यहाँ लाते तो बेटा यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी 7 अल्फा हाइड्रोजन थे, अगर ये प्लस चार्ज हम यहाँ ले आते तो इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन होते, तो बेटा ये लेस स्टेबल तो नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, बट दिस कैन रीअरेंज। कहानी क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बैक बॉन्डिंग इज मोर पावरफुल देन रेजोनेंस, आपको पता है बहुत अच्छे से। ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये मिथाइल कापकटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कापकटायन आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये आपका एलाइलिक कैटायन है बेटा, एलाइलिक कापकटायन है, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस है, यहाँ पर रेजोनेंस कर लेगा और देखो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आपका बेंजाइलिक कापकटायन है, इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे आप बना के देखना वो कैसे होंगे, नॉन आइडेंटिकल होंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल की अगर बात आए तो एक चीज़ समझाता हूँ मैं बेटे आपको, क्या कि अगर आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जो आइडेंटिकल आरएस बना रहा है, एक ऐसा कंपाउंड है जो नॉन आइडेंटिकल आरएस बना रहा है, तो उस केस में बेटा जिसके पास नंबर ऑफ आरएस ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ आरएस ज्यादा होंगे, दैट विल बी मोर स्टेबल। ये ध्यान रखना, दिखाता हूं, चलिए देखिए। अगर हम इसकी बात करें बेटे तो देखो यहां पर इसका जब आप आरएस निकालोगे तो इसके पास कितने होंगे बेटे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसके पास 2 आइडेंटिकल आरएस बनेंगे। तो देखो बेटा ये नॉन आइडेंटिकल है स्टिल, और ये आइडेंटिकल आरएस बना रहा है, लेकिन इसके पास 2 हैं, इसके पास 5 हैं, तो बेटा ये 5 वाला जिसके पास ज़्यादा आरएस हैं वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अगर ये आइडेंटिकल बना रहा होता इसके आरएस ज़्यादा बनते, देन दिस विल बी मोर स्टेबल। इसका मतलब ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। समझते जाइए बात को एक एक करके, ध्यान से तगड़े से बेटा समझिए बातों को, है ना, बढ़िया मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ मैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आइडेंटिकल आरएस इज वैलिड ओनली व्हेन कंपाउंड हैव सेम आरएस। सेम आरएस है तभी आइडेंटिकल आरएस की बात करोगे, ऑब्वियस सी बात है। देन वी कैन से दैट द आइडेंटिकल आरएस इज मोर स्टेबल। ओके, बट इफ इन वन कंपाउंड आइडेंटिकल आरएस, एक कंपाउंड आइडेंटिकल है और अनदर कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल है, तो एक आइडेंटिकल वाला हो गया, एक नॉन आइडेंटिकल वाला हो गया। एंड नॉन आइडेंटिकल आरएस आर मोर देन, है ना, आइडेंटिकल आरएस, मतलब नॉन आइडेंटिकल के पास ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो बेटा देन द कंपाउंड हैविंग मोर आरएस विल बी मोर स्टेबल। बात समझ रहे हो बेटे, बात समझ रहे हो? तो यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई, यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई, और नीचे वाली बात तो आपको क्लियर है। ये आगे देखिए, अब ये चीज़ जरा देखो बेटा, ये जो बेटा पार्ट है ना, पर्टिकुलर पार्ट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत बहुत तगड़ी चीज़ है बेटे, बहुत तगड़ी चीज़ है। यहाँ पर अभी जस्ट मैं आपको ऐसे बोल दे रहा हूँ, बट इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। ये मैंने आपको जीएसओ में भी बोला था, बीच में भी बोला था कि इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर रेजोनेंस है, प्लस सिंगल डबल, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन और आई है, आई इफेक्ट है, बट स्टिल रेजोनेंस होने के बाद भी बेटा ये जो आपका बेंजाइलिक कापकटायन है, और बेटा आपका ये जो है टर्सरी, है ना, ब्यूटाइल जो कापकटायन है, ये आपका मोर स्टेबल होता है। टर्सरी ब्यूटाइल कापकटायन यहाँ पर ये मोर स्टेबल होता है ना। यहाँ पर ऐसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि नेट हाइपोकॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट मोर है, ऐसा कुछ नहीं बेटा, इसका बहुत प्रॉपर रीजन आपको बताऊंगा, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस बेटा पीछे हो गया, यहाँ पर रेजोनेंस पीछे हो गया, और यहाँ पर केवल रेजोनेंस की बात नहीं है बेटे, यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन वगैरह की बात आएगी, वो सब हम आपको समझाएंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी तो हम बनाएंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखें बेटा कि जो टर्सरी है ना, ब्यूटाइल कापकटायन है, दैट इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक कापकटायन। हाँ, बस केवल यही केस। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक हमने और CH3 लगा दिया, फिर भी बोल दिया कि नहीं ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, देन इन दैट केस दिस विल बी मोर स्टेबल। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपका बेंजाइलिक नहीं रहा, अब आप यहाँ एक CH3 और लगा दिया, तो बेटा यहाँ पर फिर आपका क्या होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ गया, आई इफेक्ट भी आ गया, रेजोनेंस भी आ गया, इन दैट केस दिस विल बी मोर स्टेबल। ये पर्टिकुलर केस में सिर्फ ये ज़्यादा स्टेबल होता है ना। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ओके बेटे, जरूर। और अगर नहीं बीच में थोड़ा टाइम है तो आप मुझे कमेंट करके मुझे, है ना, याद दिलाना, मैं जरूर बनाऊंगा इसका एक वीडियो, ठीक है। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ कापकटायन, इनकी बात करते हैं। देखो लोन पेयर प्लस, लोन पेयर प्लस, लोन पेयर प्लस, लोन पेयर प्लस, इसमें बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर देखो ये 2p, कार्बन तो आपका 2p होता ही है, अब फ्लोरीन में सेकंड पीरियड में होता है तो 2p हो रहा है। यहाँ पे 2p और ये 3p है, तो 2p 3p हो रहा है, यहाँ 2p है ना, ये 2p 2p है, 2p 3p है, 2p 4p हो जाएगा ना। फिर ये सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में, ये आपका फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, यस 2p 4p 2p 5p, राइट बेटे। अब आप एक चीज बताओ बेटे, 2p आपको पता है कि बहुत, है ना, सेम साइज के जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं या बॉन्डिंग करते हैं तो बेटा उनका स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होता है, अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो जाती है सेम साइज का।
मतलब कुछ इस तरह का इनमें अच्छे से आदान प्रदान हो जाएगा। अब एक इत्तू-सा और एक इत्तू-सा है बेटा, ये कहाँ इसको यहाँ से देखेगा, यहाँ से देखेगा, ये कैसे देखेगा? तो अगर एक बहुत छोटा ऑर्बिटल एक बहुत बड़ा हो जा रहा है तो बेटा फिर इसमें अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जैसे कुछ यहाँ पर 3p है ना, अब यहाँ पर 2p है बेटे। इसको मैं सही कर देता हूँ जस्ट बेटे, एकदम सही कर दूँ इसको जरा जस्ट। राइट बेटे, चलिए। तो अब बेटा इनके बीच में तो कुछ इस ये वाला केस बनेगा ना कि भाई ये ऐसा और ये ऐसा, कहाँ हो पाएगी बॉन्डिंग? ये ऐसा, इसमें भी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, ये ऐसा, इसमें थोड़ी ठीक होगी और इसमें बराबर, ये देखो। तो इसका मतलब ये बहुत इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पर, इसलिए इस कार्ब-केटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इधर जाने से देखो क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी बेटे। तो ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, उससे कम सी, उससे कम डी, कुछ इस तरह से ना। यहाँ पे बात करें, बहुत सिंपल है बेटे, यहाँ पर देखो रेजोनेंस है प्लस सिंगल डबल, यहाँ भी रेजोनेंस है प्लस सिंगल डबल, यहाँ रेजोनेंस नहीं है तो ये ए सबसे लास्ट में चला गया। अब यहाँ पर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस यहाँ भी प्लस सिंगल डबल, यहाँ भी, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करें बेटे, तो यहाँ प्लस किया तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर है ना, यहाँ पर CH3 है, ये 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको बंद किया यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यानी बी फिर सी फिर ए है ना, बी है। चलिए और आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब इसकी बात करें, देखो CH3 CH2 प्लस है बेटे, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस है, CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस है और ये फिनाइल है आपका। बेटे यहाँ पर अगर हाइब्रिडेशन लोगे तो sp3 आएगा, यहाँ पे sp आएगा, यहाँ पे sp आएगा। अब बेटा बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस चार्ज है बेटे, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएंगे। यहाँ पर sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे प्लस चार्ज, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की बात करें बेटा, इन तीनों की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है बेटे, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन उससे प्लस चार्ज है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज है बेटा, तो ये तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, सी सबसे लास्ट में चला जाएगा, ए सबसे पहले आ गया। अब बात फाइट आती है बी और डी में, अब जरा समझिएगा बी और डी के फाइट को। तो इसका एक रीजन तो आप ऐसे समझाते हैं कि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन बेटे एंगल 180 डिग्री होगा, है ना, तो ये अपने बॉन्ड अपने आप को सीधा करना चाहेंगे, हाईली स्ट्रेन फील करेंगे, तो हाईली स्ट्रेंड होगा बेटा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बी से कम हो जाएगा, यानी बी मोर स्टेबल होगा डी से। देखो या ऐसे समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस है ये, ठीक है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट यहाँ भी आ रहा है। इसके बाद फिर इसके पास 2 और डबल बॉन्ड, आपको पता है कि डबल बॉन्ड बेटा जो है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो यहाँ से भी ये माइनस आई देगा, यहाँ से भी माइनस आई देगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, तो लाइक अनलाइक क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये और खींच के कम कर देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इन दोनों में बी इज मोर स्टेबल रीजन। यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस है बेटे, ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कुछ इस तरह से बेटा हमने कार्ब-केटायन की थोड़ी सी बात की, बहुत ज़्यादा हम बात जीओसी में ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, अब जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्ब-केटायन वाला स्टेबिलिटी है, जो आपका बेंजाइलिक कार्ब-केटायन की स्टेबिलिटी से कंपैरिजन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसको बहुत तगड़े से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल भी मत लें। तो बताओ कार्ब-केटायन की बात कर ली, रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर ली, उनकी स्टेबिलिटी की बात कर ली, है ना। अब कार्ब-केटायन कहाँ पे कौन कौन से केसेस में बन सकते हैं, कौन कौन से रिएक्शन से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स में बन सकते हैं कार्ब-केटायन, थोड़ा सा उसकी बात भी कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब-केटायन की बात कर लेते हैं बेटे तगड़े से, और फिर और चीज़ों को बढ़िया तगड़े से समझते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है ना बेटे, बात समझ रहे हो ना, हर चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से, तो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से समझते जाएं चीज़ों को। एडिशन रिएक्शन पे हम लोग बहुत फाड़ू तरीके से, बहुत गर्दा तरीके से करेंगे, 0 टू सुपर हीरो लेवल आप देख ही रहे हो अभी, है ना। तो अभी बिल्कुल हम 0 लेवल से ही चल रहे हैं, अभी भी बिल्कुल प्योरली 0 लेवल है बेटे, है ना। बट 0 लेवल है, बट बेटा चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको धीरे से स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझते चले जाएं और इन्जॉय करते जाएं बेटे, ओके। और प्रॉपर नोट्स जरूर साथ बनाते चले जाएं बेटे। नोट्स बनाओगे साथ साथ तो फिर आपका रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी, है ना। हालांकि मैं आपको इसके नोट्स जो है लिंक में दे ही देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, बट फिर भी साथ साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। या ये हो सकता है कि आप वो जो नोट्स है उनका प्रिंट निकाल लो, उसके बाद फिर आप लेक्चर देखो, तो आप वहाँ से भी अपना टाइम बचा सकते हो, थोड़ा काम फास्ट कर सकते हो। एज योर विश, जैसा आप चाहो वैसा करो, है ना। जो आपको अच्छा लगे उस तरह से करो, बट सही तरीके से करो, अच्छे तरीके से करो, ओके बेटा। तो चलो बेटा अब आगे देखते हैं कुछ और मस्त और ज़बरदस्त चीज़, एंड दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्ब-केटायन। कार्ब-केटायन कहाँ कहाँ पे बन सकता है, कैसे कैसे केसेस क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। चलिए, तो अल्कोहल से हम कार्ब-केटायन, अल्कोहल की रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे कार्ब-केटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। अल्कीन में कार्ब-केटायन का, अल्काइल हैलाइड से कार्ब-केटायन बन सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड से भी बनता है,
जब हम लोग इवन रिएक्शन की बात किए थे तो वहाँ पर भी हमने कार्बोकेटायन बनाया था बेटे, कार्बोकेटायन की बात की थी। पिनाकोल पिनाकोलोन में भी कार्बोकेटायन की हम लोगों ने बात की थी, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल याद है ना, कार्बोकेटायन बना था बेटे। डाइजोटाइजेशन ये भी हम लोग कर चुके हैं यहाँ भी। सेमी पिनाकोल ये भी हम लोग कर चुके हैं, यहाँ भी कार्बोकेटायन बना था। पिनाकोल पिनाकोलोन टाइप ये भी हम लोग कर चुके हैं, यहाँ भी कार्बोकेटायन बना था। डेमजेनो रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन बना था। डाइइनॉन फिनॉल में भी कार्बोकेटायन बना था। SN1 में भी कार्बोकेटायन। और एडिशन रिएक्शन की हम बात करें यहाँ पर तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है बेटे, जहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कुछ रिएक्शंस मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन की। देखिए जैसे अल्कोहल्स की बात करें, एकदम देखते चले जाइए फटाफट। तो अगर हम अल्कोहल्स की बात करें बेटा तो देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है और देखो H+ हीट है, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पर डालोगे तो OH2+ बना देगा बेटे। जैसे OH2+ बनेगा ये बेटर लिविंग ग्रुप बन जाएगा आपका, और यहाँ से ऐसे बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। जैसे ये प्लस आ गया देखिए बन गया कार्बोकेटायन और स्टेबल है। अगर रीअरेंजमेंट का चांसेस होता तो रीअरेंजमेंट भी होता, बट यहाँ पर तो मोस्ट स्टेबल हो गया ये। अल्किन्स की बात करें अगर हम तो देखो ये अल्किन आपके सामने है बेटे। अब ये बॉन्ड जो है बेटा दो तरह से टूट सकता है, इस तरह से टूट सकता है और इस तरह से टूट सकता है। अगर ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो ये ऐसे जो टूटने वाला लेस स्टेबल बनेगा, इसलिए ये वाला पार्ट जैसे कि देखो अगर हम इसको ऐसे तोड़े, H+ का अटैक करें जरा देखिए, इसको ऐसे तोड़ा देखो तो यहाँ पर ये ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस में H+ अटैक कर गया तो यहाँ CH3 CH2 हो गया और यहाँ पर CH2+ हो गया, ये आपका CH2 है। ये आपका 1 डिग्री बना। बट अगर तो ये कैसे तोड़ा आपने बेटा, इस तरह से तोड़ा। अगर इसको आप ऐसे तोड़ो इस तरह से, तो ऐसे तोड़ोगे अगर आप इस तरह से, देखो पहले हमने कैसे तोड़ा बेटा, देखो ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, H+ यहाँ अटैक कर गया, CH देखो ये बन गया CH3 CH2 CH2+ बन गया। बट अगर हम इसको ऐसे तोड़ें तो यहाँ माइनस आएगा, H+ यहाँ अटैक कर जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, कुछ ये देखो तो ये 2 डिग्री, तो दिस इज मोर स्टेबल। तो हम यहाँ से कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि बॉन्ड किधर की तरफ टूटेगा। बट कार्बोकेटायन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो अल्किन से भी कार्बोकेटायन बन सकता है, अल्कोहल से भी कार्बोकेटायन बन सकता है बेटे। आगे देखें आप, ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ही टूटेगा, क्यों, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा। एक तो इसका डिग्री ज़्यादा है और दूसरा बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो ऐसे टूटेगा राइट। और यहाँ पे देखो Cl+ है तो ये इलेक्ट्रोफाइल, आपका इलेक्ट्रोफाइल इस माइनस पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे कर गया और यहाँ पे प्लस आ गया, एंड दैट इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये कार्बोकेटायन बन गया। अल्काइल हैलाइड की बात करें बेटा तो देखो ये इसमें पोलैरिटी होता है ना बेटा, RCl में Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ इस तरह से माइनस और यहाँ पर प्लस, देखो यहाँ पर ऐसे टूटा, ये यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसके रिएक्शन में AgNO3 से करा दिया। तो AgNO3 तुरंत क्या करेगा, AgCl बनाएगा, प्रेसिपिटेट बहुत फास्ट रिएक्शन देगा बेटा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत तगड़ी रिएक्शन होगी। तो Ag+ क्या करेगा, Cl- को खींच लेगा तो ऐसे टूटेगा, Cl- बाहर जाएगा, या माइनस या प्लस आएगा, देखो बेटा कार्बोकेटायन बन गया और AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जाएगी, अब ये बैकवर्ड नहीं जाएगी, इस रिएक्शन का यील्ड बहुत अच्छा होगा, सो विल नॉट अगेन गो बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में अगेन नहीं जाएगा। इसका Cl यहाँ पर ट्रैप हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, तो इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा, यहाँ पर वापस नहीं जा पाएगा ये। ऐसे ही कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात कर लो बेटे, अल्डिहाइड कीटोन्स की बात कर लो एसिडिक मीडियम में, तो देखो क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है बेटे, ये लोन पेयर H+ यहाँ अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज, एक बॉन्ड बना देगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस आएगा, देखो तो ये इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, देखो जहाँ पर लोन पेयर तो वहाँ प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आएगा ये पाई बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, देखो और ये डबल से सिंगल हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, देखो यहाँ भी कार्बोकेटायन बन गया। सो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी कार्बोकेटायन्स बनते हैं बेटे, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी कार्बोकेटायन बनते हैं, बात समझ रहे हो। तो कुछ रिएक्शंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दिखाई जहाँ जहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो सकता है, और मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि कहाँ कहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन बेटे हो सकता है। अब बात करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। किसकी बात करें बेटे, अब टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन की बात करें। तो अगर हम टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन की बात करें तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, नेचर ऑफ सब्सट्रेट अगर हम बात करें तो एडिशन रिएक्शन है ना, जैसे अगर हम प्रोसेस के बेसिस पे बात करें तो हम लोगों ने कई तरह के रिएक्शंस की बात की थी। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, एडिशन था, एलिमिनेशन था, सब्स्टिट्यूशन था, रीअरेंजमेंट था, रिडॉक्स, ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन था। एडिशन रिएक्शंस जनरली कौन देते हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटता है बेटा, गिवन बाय अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जनरली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं बेटा, वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों, देखो बताता हूँ। रीजन सिंपल सा ये है बेटे कि मान लो ये आपका बेंजीन है, मान लो किसी आप इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैक कराना चाहते हो, तो आप क्या करो, एक बॉन्ड तो तोड़ोगे ना किसी तरह से, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा कुछ इस तरह से, ये बनाया है इसने,
और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बेटा बताओ, ये एरोमेटिक था और ये बन गया नॉन एरोमेटिक, तो बेटा बताओ ये स्टेबल से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल से क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स होते हैं जनरली वो बेटा एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। एडिशन रिएक्शन तो एरोमेटिक कंपाउंड जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑन एडिशन इट कैन लूज देयर एरोमेटिसिटी। ये अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर देगा, लूज कर देगा। ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हो गया, इट लूजेज इट्स एरोमेटिसिटी। सो एलिफेटिक देते हैं। सो ऑल एलिफेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव्स एडिशन रिएक्शन। अब बात करें अगर हम एडिशन रिएक्शन के टाइप्स की, तो देखो एडिशन रिएक्शन के जो टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा। ये मैंने आपको मैकेनिज्म मिनी मैट्रिक्स में दिखाया है। अब एक एक करके चुन चुन के हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे बेटे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसकी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को समझते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, वो सारी चीज़ें जरा देखिए और गौर फरमाइएगा ध्यान से। देखो बेटा ये आपका सबस्ट्रेट है और ये आपका रिएजेंट है। रिएजेंट को हम लोग ऐसे भी शो करते हैं, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे पास HBr है बेटे, HBr ऐसे समझते हैं। तो बेटा इसमें H+ भी है, Br- भी है। प्लस है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, माइनस है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो क्या हम इसको ENU ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस तरह से। तो इस रिएजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ENU भी लिख सकते हैं, ENU, इस पर प्लस और इस पर माइनस, ठीक है, जैसा समझिएगा। अब ये सबस्ट्रेट है। अब इस सबस्ट्रेट पे जो पहले अटैक कर जाएगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर गया, एडिशन हो गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक कर गया इस सबस्ट्रेट पे और बॉन्ड उनको तोड़ा, तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अगर फ्री रेडिकल अटैक कर गया तो आपका फ्री रेडिकल एडिशन हो जाएगा, है ना। सो इफ फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल एड्स ऑन सबस्ट्रेट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इफ फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल एड ऑन सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। इफ फर्स्ट फ्री रेडिकल, देन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। बट हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या फिर फ्री रेडिकल अटैक करेगा। सो बट हाउ वी डिस्टिंग्विश दैट विच विल अटैक फर्स्ट या एड फर्स्ट, तो जरा समझो। अगर हम बेटे अल्कीन की बात करें, गौर फरमाइएगा। तो देखो अल्कीन बेटा एक सिग्मा और एक पाई है, गौर फरमाइएगा जनाब, इसको हम बना के दिखाते हैं। और पाई बॉन्ड आपको पता है बेटे, इसमें साइडवेज ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरह से, इसको ऐसे भी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर भी है, इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। देखो CH3 CH CH2 कुछ इस तरह से, ये देखिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। आप जरा समझिएगा, गौर फरमाइएगा, शायद आप मेरी बात समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्या इस कंपाउंड के पास ये आपका सबस्ट्रेट है, क्या है बेटे आपका ये सबस्ट्रेट है, और ये आपका रिएजेंट है, ENU, HBr है, ENU, ये वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब देखते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा, अभी समझ जाओगे आप, बहुत अच्छे से तगड़े से समझ जाओगे कैसे, जरा देखिए गौर फरमाइएगा जनाब। अब अगर हम यहां पर बात करें, देखिएगा, तो बेटा बताओ ये जो अल्कीन आप देख रहे हो, इसके पास क्या बेटा यहाँ बढ़िया तगड़ा वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यस है। तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है बेटे। चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह होगा, सबस्ट्रेट जो है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है बेटे, अगर आप न्यूक्लियोफाइल की बात करो तो न्यूक्लियोफाइल भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच होगा, न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर भी मैंने बताया। अब बेटा बताओ, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर पहले जाके अटैक करेगा, भाई यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को रिपल कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं। सो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक फर्स्ट, मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले जो अटैक मारेगा नाम उसी पे होगा, जो काम पहले कर जाता है ना, नाम तो उसी का होता है ना बेटे। बाद में फिर अच्छा आप कितने मॉडिफिकेशन कर लो, कुछ भी कर लो, बट जो काम पहले कर गया नाम उसी के बेसिस पे चलता है। तो यहां पर भी वही काम होने वाला कि पहले कौन अटैक करेगा। अब देखो यहां पर दूसरा है आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन का सागर आपके सामने है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन का सागर खटाक से अटैक कर जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पहले अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा बेटे। इसका मतलब चूंकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब समझ रहे हो ना जो हमने यहां पर लिखा, बट हाउ वी डिस्टिंग्विश दैट विच विल अटैक एट फर्स्ट या अटैक फर्स्ट, कहानी क्लियर हो गई। सो हियर इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो न्यूक्लियोफाइल पे अटैक तो नहीं करेगा बेटे,
इलेक्ट्रॉन रिच पे तो नहीं करेगा। सो न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल, सो इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अल्कीन बिकॉज सबस्ट्रेट अल्कीन इज ऑलरेडी न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास वो जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, ऐड होगा यहाँ पर, एंड दैट्स व्हाई दिस विल कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत गंदा तरीके से आप समझ गए बात को। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कार्बोकेटायन यहाँ पर भी बनता है। बहुत सिंपल है बेटे, अब देखो क्या है, इसको ऐसे समझें आप कि भैया ये प्लस है और ये माइनस है। इसको ऐसे तोड़ लो, कैसे, माइनस और यहाँ पर प्लस। अब बताओ बेटा, इसके पास इलेक्ट्रॉन का सागर था तो अटैक तो मारेगा H प्लस ही पहले, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक मारेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सागर, इलेक्ट्रोफाइल अटैक मारेगा, यहाँ पर देखो चला जाएगा, यहाँ पर आपका CH2 से CH3 हो गया देखो। और उसके बाद ये आपका कार्बोकेटायन बीच में बन जाएगा RCH प्लस। अब यहाँ पर रिअरेंजमेंट का कोई चांस है नहीं, अगर होता तो रिअरेंजमेंट भी होता। अब इसके बाद यहाँ पर फिर अब जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बट तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी कर रहा है, बट बेटा पहले कौन कर रहा है? पहले कौन कर रहा है? पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, तो इसलिए दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कुछ इस तरह से सिमिलरली बेटे इसको ऐसे तोड़ोगे, माइनस यहाँ प्लस आएगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, देखो कर गया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में फिर आपका न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अब थोड़ा सा और डिटेल मैकेनिज्म समझते हैं, थोड़ा सा और डिटेल मैकेनिज्म बेटे इसका समझते हैं, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। थोड़ा सा पानी पीते हैं। गट 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 गट। अब इसका डिटेल मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखते हैं बढ़िया तरीके से। ओके बेटा, मस्त जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले क्या होगा बेटे, जो आपका सबस्ट्रेट है, सॉरी रिएजेंट है, ये आपका क्या है, रिएजेंट, और ये आपका सबस्ट्रेट है। लिख दूं, ये आपका रिएजेंट है, ये आपका सबस्ट्रेट है। रिएक्शन कुछ इस तरह से कराना था, RCH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आपका ENU, और ये प्रोडक्ट बनाना है, राइट। चलिए देखिए, तो ये आपका सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, रिएजेंट डिसोसिएट होगा, डिसोसिएशन होगा इसका, तो ये टूटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसे माइनस या प्लस ऐसे टूट गया ये। अब इसको तोड़ने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि अपने आप टूटेगा, या फिर इसको तोड़ने के लिए किसी हमें कैटलिस्ट की जरूरत होगी या किसी और चीज़ की जरूरत होगी, वो सारी चीज़ें आएंगी। बट अभी हम जनरल बात करें तो ऐसे टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में डिसोसिएट हो जाएगा। सो डिसोसिएशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो बेटा अगर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ये कहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये है सबस्ट्रेट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इसके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इसके पास, समझा ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं इसके पास यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो बन गया, पहले कौन जाएगा इसके पास, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। अब क्या होगा बेटा, आप देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, 2 डिग्री बनेगा, और अगर ये ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये 1 डिग्री बनेगा, तो 2 डिग्री वाला मेजर होगा आपका, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। चलो देखते हैं, तो पहले ये वाला बना के दिखा देते हैं आपको। ऐसे टूटा है बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, चूंकि अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है उसकी वजह से टूटा है, तो इलेक्ट्रोफाइल तुरंत जाके यहाँ अटैक मार देगा, तो CH2 पे E लग गया और ये कार्बोकेटायन बन गया बेटे। चलिए, तो ये वाला देखो बन जाएगा, ये यहाँ पर जो बना है हमने इसको यहाँ। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ऐसे टूट जाए, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, देखो कर गया, और यहाँ प्लस आ गया। बट दिस इज 1 डिग्री बेटे एंड दिस इज 2 डिग्री, सो दिस इज लेस स्टेबल। तो अब इस लेस स्टेबल की बात नहीं करेंगे, माइनर होगा, हम मेजर की बात करेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। तो इसी को हमने फिर थर्ड स्टेप में लिया। तो यहाँ पर बेटा क्या है, देखो ये आपका RDS हो गया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से जा रहा है हम लोग। सो दिस इज योर स्लो स्टेप, ये आपका स्लो स्टेप है, दिस इज RDS। तो यहाँ पर जो चूंकि RDS है तो बेटा आप बताओ, देखते हैं यहाँ पर इसके काइनेटिक्स भी बता दो आप। ये RDS है, और चूंकि ये स्टेप वाइज रिएक्शन आप करा रहे हो, सारे स्टेप्स आपके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं, ये रिएक्शन भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्युलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, तो इसका ये क्या हो गया, बाई मॉलिक्यूलर हो गया, मॉलिक्युलरिटी 2 हो गई, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस 1 एंड विथ टू दिस 1, सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। सो रेट जो होगा इसका, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, CH डबल बॉन्ड CH2, समझ लो। तो ये इसको लेके अब आगे बढ़ो, इसका जैसे यहाँ पर जाओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर रिअरेंजमेंट का चांसेस होगा तो रिअरेंजमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर चांस नहीं दिख रहा है तो अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है बेटे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। बात समझ रहे हो बेटे, कहानी एकदम क्लियर, अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए
अब एक बात अगर हम यहाँ पे और कर ले क्या कि वाई कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, भैया बता चुके हैं इन सबस्ट्रेट पाई बॉन्ड स्टेबल एंड इलेक्ट्रॉन रिच। पाई बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं कुट के, थोक के भाव में उसके पास। सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, अटैक्स ऑन पाई बॉन्ड एंड इनिशिएट द रिएक्शन, सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेटा अब बताओ बच्चे की जान लोगे क्या? अब कहानी एकदम समझ में आ गई क्यों इसको हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोला। अब फिर अगर आप इसका HCl से रिएक्शन कराओ, इसके और डिटेल में कहने में जाएंगे, केवल HCl से काम चलेगा या और कुछ है ना, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करो कि कैसे टूटेगा। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, इसका देखो H प्लस और Cl, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH प्लस हो जाएगा। देन चांस कोई अरेंजमेंट का है नहीं क्योंकि पहले से ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसके बाद अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा यहाँ पर। आगे कुछ इस तरह से कहानी हमारे सामने क्लियर है। तो अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, अब आप पूरी वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं बेटे। चलिए देखिए गौर से। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने अभी किया उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब आप देख डालें एक बार अच्छे से। देखिए क्या सब बता चुका हूँ, बढ़िया तरीके से देख लो। यहाँ बेटा एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक सिग्मा टूटेगा। सो 1 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड इज ब्रेकिंग, एक सिग्मा ये बना, एक सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्मिंग। तो 2 सिग्मा मतलब बन रहा है मतलब मोर स्टेबल। सो मोर स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म्ड मींस एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा H नेगेटिव होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एडिशन इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू इनिशिएट हुआ था क्योंकि थोक के भाव में इसके पास क्या था, इलेक्ट्रॉन्स थे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जिसके पास कमी होगी उसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। सो एडिशन इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पार्टिकल इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। RDS, अगर आप RDS की बात करो, RDX नहीं, RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात अगर आप करें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें, तो एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी क्या दिखाया था, जरा गौर फरमाएं। ये देखिए ये आपका RDS है। RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, RDS में ही तो कार्ब कैटायन बन रहा है बेटे। RDS इज फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन, यानी इस रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी होगा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन पे डिपेंड करेगा, वो भी ध्यान रखना। और काइनेटिक्स तो आप इन दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट तो जरा देखिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। सो जनरेशन ऑफ कार्ब कैटायन, फर्स्ट कार्ब कैटायन, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्डर कितना होगा देखो 1 और 1 2 होगा, ये देखिए आपके सामने। मॉलिक्युलरिटी भी कितना होगा 2 होगा। कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब कैटायन बन रहा है यहाँ पे, कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब कैटायन बन रहा है यहाँ पे, कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब कैटायन बन रहा है यहाँ पे। और कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब कैटायन जब बनता है तो उसको बोलते हैं क्लासिकल कार्ब कैटायन। और जो क्लासिकल कार्ब कैटायन होता है बेटे उसमें चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट होता है। सो यहाँ पर इफ देयर इज चांसेस ऑफ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, राइट। कुछ इस तरह से देखिए आ गया। सो यहाँ पर कंप्लीटली डेवलप्ड कार्ब कैटायन, क्लासिकल कार्ब कैटायन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। और रीअरेंजमेंट का सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। आप रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन का लेक्चर जरूर देख लें अगर आपको दिक्कत है, और वहाँ से आप समझ लें। देखिए HBr है, सबसे पहले बेटा पाई बॉन्ड पे अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल तोड़ेगा इसको, कुछ इस तरह से, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, H प्लस यहाँ अटैक कर जाएगा, देखिए कर गया, और CH2 CH यहाँ प्लस आ गया। जैसे ही प्लस आया बेटा ये 2 डिग्री और इधर 3 डिग्री है, और दूसरे यहाँ से इसको रेजोनेंस भी मिल जाएगा, तो क्या होगा रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। तो प्लस चार्ज इधर जाएगा, हाइड्राइड एंड इधर जाएगा, तो यहाँ CH2 हो जाएगा, तो CH3 CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर मोर स्टेबल हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, डिग्री भी बढ़ गया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, यहाँ पर Br अटैक मार देगा और एक कंपाउंड बना देगा। ठीक है, और एक चीज समझ लेते हैं, मार्कोनिकोज रूल क्या होता है। मार्कोनिकोज रूल बेटा देखो, बात तो हम एक चीज़ बताएं, मैं आपको एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा बेटा। मार्कोनिकोज रूल की बात हम अगर ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम जनरल मैकेनिज्म से अगर प्रोडक्ट बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्कोनिकोज रूल फिर भी अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ गया तो पता होना चाहिए आपको। एक इलेक्ट्रोफाइल था, एक न्यूक्लियोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लीस्ट। Negative part of reagent will associate with the double bonded carbon having less number of hydrogen atom। जैसे कि इसको तोड़ दो, तोड़ दिया, यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है बेटे, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। इसका नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, तो इसके पास यहाँ नेगेटिव पार्ट चला जाएगा, देखो चला गया, तो CH Cl हो गया, देखो हो गया। उसका जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन बचा वहाँ पर आप पॉजिटिव पार्ट को अटैक करा दो। दिस इज मार्कोनिकोज रूल, बट दिस रूल इज नॉट नाउ आउटडेटेड रूल है। आपको सिंपल मैकेनिज्म यूज करना है बेटे, सिंपल क्या करना है, मैकेनिज्म यूज करना है, प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन बट बात समझ में आती, मार्कोनिकोज रूल क्या है बेटे, समझ में आ गई कहानी ना। ओके, अब HCl एक्वस है, HCl एक्वस का मतलब पानी भी है, इसके पास HOH भी है, HCl है तो इसका मतलब H प्लस और Cl माइनस भी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, चाहे HCl ले लो चाहे HOH ले लो, इलेक्ट्रोफाइल दोनों में H प्लस है, तो H प्लस यहाँ सबसे पहले अटैक करेगा, इसको तोड़ेगा, माइनस यहाँ प्लस, यहाँ H प्लस जाके अटैक कर देगा H प्लस, और यहाँ पर आपका CH3 कर देगा। अब ये कार्ब कैटायन बन गया। अब HCl जब टूटा बेटे तो आपको Cl माइनस मिला,
पानी जो है उसके पास लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, समझो बात को। तो अब चांसेस बन रहे हैं कि Cl माइनस भी अटैक कर जाए और पानी भी अटैक कर जाए, इसके पास लोन पेयर है। तो Cl माइनस अटैक कर देगा तो ये बना देगा। अब पानी अटैक करेगा तो देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर OH2 देखो लोन पेयर हो, इसका लोन पेयर और इसका प्लस चार्ज एक बॉन्ड बना देगा, OH2 प्लस हो जाएगा। बना के दिखाऊं, हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से हम लोग कर चुके हैं। देखिए कैसे CH3 CH, यहाँ पर पानी ऐसे अटैक करेगा, यहाँ पर लोन पेयर प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे CH3 बटे, फिर इसका एक H प्लस निकल जाएगा यहाँ से, और ये फाइनली क्या बना देगा CH3 CHOH CH3। ये अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, ज़्यादा कौन होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो सॉल्वेंट्स है, ये PPS है आपका, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट्स होगा वो हमेशा मेजर होगा और जो नॉर्मल मिलेगा वो माइनर होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो, एक्वस मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट तो बहुत ज़्यादा होगा ना विथ रिस्पेक्ट टू HCl। HCl को आपने पानी में घोल रखा है, पानी के बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो जिसके ज़्यादा पार्टिकल हैं वो ज़्यादा अटैक करने के चांसेस होंगे। तो जब कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आए तो ध्यान रखना बेटा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाओगे दैट विल योर मेजर, उसकी यील्ड ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बनेगा। क्यों? रीजन बहुत सिंपल सा है कि भैया पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फैले हुए हैं, है ना, चारों तरफ से कैप्टन को घेर के अटैक मार देगा, और बेटा ये वाला PPS के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ये हमेशा इस बात को ध्यान रखें आप। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है, देखो क्या, CH3 CHOH CH3 इज मेजर बिकॉज वाटर इज सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एंड इन ह्यूज अमाउंट, बहुत ह्यूज अमाउंट में है, एंड Cl माइनस इज इन वेरी लेस अमाउंट, सो दिस विल बी मेजर। तो मैंने क्या बोला था अभी देखो जरा, वेन एवर ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर एक्सेट्रा is used, major product is always from polar protic solvent. Polar protic solvent works as a nucleophile and form major product. क्लियर हो गई कहानी। एक चीज और समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिगियो सिलेक्टिव बेटा क्या होता है, रिगियो सिलेक्टिव क्या होता है, रिगियो सिलेक्टिव ये होता है कि अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे अटैक हो रहा है स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग रिगियो सिलेक्टिव करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की, तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल बताओ इस वाले पर अटैक करेगा कि इस वाले पर अटैक करेगा, कौन सा रीजन है जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसका रीजन फिक्स है कि नहीं फिक्स है। मतलब आप इसको ऐसे ही तो तोड़ोगे ना बेटा मोर स्टेबल बनाने के, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इस प्लस पे ये जो रीजन है कौन सा रीजन है, इस पर प्लस है तो माइनस वाला आएगा, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस माइनस पे इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये रीजन फिक्स्ड है बेटे। अगर फिक्स रीजन है तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिगियो सिलेक्टिव। तो इसलिए ये ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटे, और यहाँ पर जहाँ माइनस आया वहाँ प्लस अटैक कर जाएगा, तो CH3 हो गया, जहाँ प्लस है वहाँ पर Cl आ जाएगा। तो दिस इज द रीजन वेयर Cl माइनस अटैक, दिस इज द रीजन वेयर Br माइनस अटैक, यहाँ पे HBr है बेटे। सो स्पेसिफिक पोजिशन है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर एंड है यहाँ पर जहाँ पर अटैक हो रहा है, जहाँ पर अटैच हो रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिगियो सिलेक्टिव when the attacking particle, reagent, electrophile या nucleophile will associated at its specific position to form major part. मेजर पार्ट क्या बोला तो मेजर पार्ट के लिए बेटा स्पेसिफिक पोजीशन पे ही तो अटैक करेगा। अगर Cl यहाँ अटैक कर देता और H यहाँ अटैक कर देता, इसको अगर आप ऐसे तोड़वा देते तो ये भी हो सकता था, बट बेटा वो मेजर नहीं होता, क्या होता माइनर होता। यहाँ पे जो कैपिटल बनता 1 डिग्री बनता, तो ये आपका है ना। हम किसकी बात करें, तो मेजर पार्ट बनाने के लिए अगर एक पर्टिकुलर जगह पे ही अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिगियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। कहानी क्लियर है? क्लियर है, एकदम क्लियर है। आगे बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की। मान लो आपने रिएक्शन कराया, बट अगर न्यू कैरल सेंटर डेवलप हो गया तो दोनों बनेंगे, R&S बनेंगे दोनों। जैसे कि एक आपका कैटायन है Cl, है ना, देखो ये HCl का अटैक कराना था, इसको ऐसे तोड़ा मैंने, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ पे H प्लस बेटा अटैक कर गया, देखो यहाँ पे, सॉरी इसको ऐसे तोड़ा आपने, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, H प्लस यहाँ पे अटैक कर गया, तो देखो CH3 बना दिया, H यहाँ पर लग गया, इसको H यहाँ पे लगा हुआ है, समझे। कब कैटायन मैंने तोड़ा ऐसे, माइनस यहाँ प्लस है, सीधे H प्लस को अटैक करा दिया, CH3 हो गया। देखिए अब ये जो प्लस चार्ज यहाँ पर आया, यहाँ पे आप Cl को अटैक करोगे, करो, तो जब आप Cl को लगा दोगे तो कार्बन पे क्या क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, एक CH3 हो जाएगा, PH हो जाएगा और एक Cl हो जाएगा। देखो PH H CH3 Cl, क्या बेटा ये कायरल सेंटर है। और अगर ये कायरल सेंटर है बेटे तो बात सिंपल सी है बेटे, देखो इसको अगर आप ऐसे बंद कर लो तो ट्राइगोनल प्लेनर है, Cl ऊपर से भी अटैक कर सकता है, Cl नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर एक R बनेगा तो दूसरा क्या बनेगा, S बनेगा। तो वही कहने का मतलब है कि अगर एक R बन गया तो दूसरा S बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा, रेशमाइजेशन होगा। सो इफ अ न्यू कायरल सेंटर, देखो नया कायरल सेंटर प्रोडक्ट में डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। सो इफ न्यू कायरल सेंटर इज डेवलप्ड, बोथ R and S विल बी फॉर्म्ड एंड रेशमिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत डिटेल में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, यहाँ पर कोई कष्ट कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप क्लियरली बात को समझ गए होगे। तो बेटा ये आपका था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बेसिक्स।
एकदम जीरो लेवल। सो दिस इज जीरो टू सुपर हीरो लेवल चल रहा है। ये पहला लेक्चर था आपका, और आई होप बेटा कि मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई है ना, जो चीज़ें अब आगे बढ़ती चली जाएंगी, यूज होती चली जाएंगी। कप कैटन के बारे में हम और आगे डिटेल में बात करेंगे, और भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है बेटे। तो आपने बहुत मजा किया होगा, बहुत इन्जॉय किया होगा, सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी। तो बढ़िया से बेटा प्रॉपर नोट्स बनाते जाए, मस्ती से एंजॉय करते हुए पढ़ते जाएं। और आपको फाइनली फिर क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है बेटे, है ना। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और बेटा और डिटेल में बात करते हैं, धीरे धीरे जीरो लेवल को सुपर हीरो लेवल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, और सुपर हीरो लेवल बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटा, है ना। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।